नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष आज लोकसभा में बजट पर बोलने आए और उन्होंने बजट पर बोला। तो जैसे राष्ट्रपति अभिभाषण के जवाब में शिवजी शब्द था उनके लिए, बजट पर बोलने में चक्रव्यूह शब्द था उनके लिए। आज उन्होंने सारे बजट को घुमा फिरा कर चक्रव्यूह के ऊपर केंद्रित रखा। अब चक्रव्यूह के पर जब केंद्रित रखा तो चक्रव्यूह को उन्होंने महाभारत के एक एपिसोड से उद्धृत किया, जहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाते हैं। उस घटना पर उन्होंने पूरे के पूरे बजट के अपने भाषण को केंद्रित किया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे ये सरकार चक्रव्यूह बना करके रखी हुई है और सबको, किसी को कोई अधिकार देने से वंचित रखती है। अब मुश्किल ये है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भारतीय संस्कृति के बहुत सारे आयामों के बारे में जानकारी नहीं है, जो उनको उनके स्क्रिप्ट राइटर्स या उनके सलाहकार या वो लिख के देते हैं, उसी पर बात करते हैं। आज उसी पर बात करते हैं। उन्होंने एक बात उद्धृत की कि चक्रव्यूह में 6 लोग होते हैं और उन 6 लोगों ने घेर करके अभिमन्यु को मार दिया। उन्होंने नाम भी गिनाए। मैं सब पर चर्चा करूंगा, फिर बजट पर भी आऊँगा। अगर ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मेरे साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने नाम लिया, गिना दिया कि ये जो 6 लोग थे और इसके कंपैरिजन में उन्होंने 6 सरकार के लोगों की तुलना की कि ये अब के 6 और ये उस समय के हैं। वो 6 कौन कौन से लोग जिनकी बात की, वो 6 लोग हैं: द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। राहुल गांधी के हिसाब से ये जो 6 लोग थे, ये जो है वो चक्रव्यूह का हिस्सा थे। और उन्होंने इसको पद्मव्यूह, चक्रव्यूह को पद्मव्यूह कहा और उसको भाजपा के चुनाव निशान से जोड़ने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री उसको अपने सीने पर लगाए टहलते रहते हैं। ये नहीं उन्होंने बताया कि आजकल जो वो सफ़ेद टी शर्ट पहन के घूमते हैं, उस पर पंजे का निशान होता है। वो भी अपने सीने से पंजा लगाए घूमते हैं। अब शायद राहुल गांधी को चक्रव्यूह के बारे में जानकारी नहीं है। जो चक्रव्यूह की व्यूह रचना थी, उस व्यूह रचना में ये सिर्फ 6 लोग नहीं थे। उस व्यूह रचना में जो लोग थे वो थे द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, जयद्रथ, दुशासन और भूरिश्रवा। ये लोग चक्रव्यूह के रचना थे। जो चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी, जब द्रोणाचार्य को खरी खोटी सुनाई थी दुर्योधन ने कि जब से भीष्म पितामह सरसैया पर गए हैं तब से कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, और उन पर आरोप लगा कि वो पांडवों का पक्ष लेते हैं। तो उन्होंने युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की। जब इनमें से सबको हराते हुए, वो जिसमें शकुनी भी शामिल था, जिसमें और भी बहुत सारे महारथी शामिल थे, इन लोगों को हराते हुए वो उस पर पहुंचा, तो बाकायदा एक योजनाबद्ध तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए 6 लोगों ने घेरा। ये वो 6 लोग थे जो नियमों का उल्लंघन करके अभिमन्यु को घेर करके अभिमन्यु की हत्या कर दी। और इस पर बहुत प्रचलित वो है कि द्रोणाचार्य ने जब अभिमन्यु को मार दिया गया था, उसके बाद हाथ जोड़ करके ये बात कही थी कि इस वीर माता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
और गिल्ट वाली बात थी। खैर, अब तो ये महाभारत को लेकर के जो फैक्चुअल बात है वो मैंने आपके सामने रख दी कि इनको फैक्ट्स की जानकारी नहीं होती है, इसलिए कि ये लोग भारतीय संस्कृति से दूर दूर तक कोई लेना देना इनका नहीं है। अब इसको दूसरे ढंग से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जो 6 लोग हैं उन 6 लोगों की तुलना, मतलब ये कि द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी की तुलना जो है वो की उन्होंने मोदी से, अमित शाह से, मोहन भागवत से, अजीत डोभाल से, अडानी से, गौतम अडानी से और मुकेश अंबानी से। अब राहुल गांधी को एक तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसमें द्रोणाचार्य कौन है, इसमें कर्ण कौन है, इसमें बाकी लोग कौन हैं। लेकिन इसमें दूसरी बात मैं कहता हूँ, भाई मुकेश अंबानी अभी अपने लड़के की शादी में 10 जनपथ गए थे। 10 जनपथ वो बाकायदा गांधी परिवार से अपॉइंटमेंट लेकर के गए होंगे, समय मांगा होगा। तो गांधी परिवार ने उनसे मिलने की बजाय, अगर वो देश के लोगों को इतना नुकसान कर रहे हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान कर रहे हैं, देश की जनता के लिए इतना घातक हैं, तो उन्होंने उनसे मिलना क्यों स्वीकार किया? क्या अपने लिए इस तरह के लोगों से मिलना उचित है और उनकी आलोचना भी करनी है सिर्फ दिखावे के लिए? अब एक और बात करते हैं। जब तक प्रधानमंत्री, जब तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का सत्र चल रहा था, उस समय राहुल गांधी के बगल अयोध्या फैजाबाद सीट से जीते हुए अवधेश प्रसाद उनके बगल बैठते थे और उनको खड़ा करके उन्होंने परिचय भी कराया कि अयोध्या आप हारे हैं और ये देखिए अयोध्या में इन्होंने हराया है भाजपा को। आज बजट अभिभाषण के समय अवधेश प्रसाद क्यों राहुल गांधी के बगल नहीं नजर आए? क्या ये जो दलित प्रेम था राहुल गांधी का, ये केवल उस दिन के लिए था? अब उनका दलित प्रेम नहीं रह गया। मुकेश अंबानी मिल के गए तो मैं उनको अलग कर देता हूँ, बाकी बचे 5 लोग। तो क्या ये 5 पांडवों हैं जिनसे जो 99 कौरवों हैं उनको डर लग रहा है? क्या ये एक एनालॉजी हो सकती है? क्या ये एक एनालॉजी हो सकती है कि ये 5 पांडवों से मतलब ये कि मोदी, शाह, अजीत डोभाल, गौतम अडानी और मोहन भागवत, क्या इन पांडवों से 99 कौरवों को डर लग रहा है? क्या इस तरह की बात है? अगर ऐसी बात नहीं है तो उनको बजट पर बात करनी चाहिए थी। अब बजट के विषय पर आता हूँ। बजट को लेकर के किसी भी नेता प्रतिपक्ष जो ये बजट पर बात करता है, बजट के विषयों पर बात करता है, बजट पर नेता प्रतिपक्ष का बजट के नाम पर सिर्फ इतना कहना था कि जिन 20 लोगों ने बजट तैयार किया उसमें ओबीसी, SC ST, दलित और अल्पसंख्यक लापता हैं। तो क्या बजट जो तैयार करता है, जो बजट तैयार करने की टीम बनती है, उस टीम को तैयार होने से पहले ये करना चाहिए कि उस बजट जो टीम तैयार कर रही है उसमें 27% SC ST होंगे, 25% उसमें मतलब कुल अगर बात करें तो 49.5% रिजर्वेशन होगा, 22.5% SC ST का होगा, 27% OBCs का होगा। तो क्या बजट तैयार करने से पहले ये डिसाइड होगा कि इतने लोग उस टीम में जो हिस्सा होगी उसमें रिजर्वेशन होगा, और अगर उसमें इस तरह की स्थिति नहीं है कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस वर्ष बजट नहीं पेश किया जाएगा, पहले वैसी
टीम बनाई जाएगी, फिर बजट पेश किया जाएगा। अब चक्रव्यूह पर तो मैंने आपको बता दिया कि वो लगातार चक्रव्यूह की बात करते रहे हैं, लगातार उसकी बात करते रहे। फिर उन्होंने बार बार बोला कि हलवा जो है, वो जब बजट का हलवा बंट रहा था तो उसमें जो ओबीसी, SC ST ये सारे लोग लापता थे। 92%, 90%, बहुत सारे उनके पास नंबर्स होते हैं, उनको अधिकार नहीं मिला। उनको अधिकार मिलना चाहिए और ये सरकार नहीं देना चाहती है। सोशल मीडिया इस बात से भरा हुआ है, बहुत सारे पिक्चर्स जा रहे हैं कि जब कांग्रेस का बजट आया था तब ये सारे मापदंड क्यों नहीं देखे गए और तब राहुल क्यों नहीं बोले। पिछले 20 साल से राहुल गांधी संसद में हैं और 10 साल तब वो सांसद थे जब उनकी सरकार 2004 से 2014 तक उनकी सरकार थी और 10 बजट पेश किया गया। उस समय उन्होंने इन सारी चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज किया? क्या ये सेलेक्टिव जो सारा वो है, वो तब उनको ध्यान आता है जब उनकी सरकार नहीं रहती है, तब ये सारी चीज़ें ध्यान आती है। दलितों के विकास की बात, अल्पसंख्यकों के विकास की बात, पिछड़ों के विकास की बात, पिछड़ों को एम्पावर देने की बात, महिलाओं को एम्पावर करने की बात। दूसरा ये कि जब राहुल गांधी बजट पर बोल रहे हैं तो लगातार वो एक ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर बार बार स्पीकर का ऑब्जेक्शन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए। और पिछली बार भी जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी पोस्टर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं और आप चूंकि अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष की गरिमा का आपको पालन करना चाहिए। लेकिन उसको भी बार बार और इस पूरे मसले को वो एक हास्यास्पद बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बजट ऐसा मसला है जिस पर हंसी ठिठौली की जाए और हंसी करके या उसको मजाक बना करके बजट की संजीदगी को कम किया जाए? मैं जो इस पूरे मसले से समझ पा रहा हूँ, ठीक है, अभी जिस तरह की बात वो कर रहे हैं उस पर अगर आप उनके पीछे बहुत सारे लोगों का रिएक्शन देखिए, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक राहुल गांधी इसको वो कर पाएंगे? आज नहीं तो कल इस बात को लेकर के लोग अभी ही हालांकि बात करने लगे हैं कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों की बात पर राहुल गांधी को सीरियस होना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। सिर्फ इस तरह के प्रश्न उठा करके और उसमें शायद वो प्रधानमंत्री को अपमानित कर लें, स्पीकर को अपमानित कर लें, भाजपा के नेताओं को अपमानित कर लें, 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अपमानित कर लें, क्या इससे समस्या का समाधान है या क्या इससे डेमोक्रेसी में कोई बहुत बेहतर डेवलपमेंट की गुंजाइश है? जिस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर उससे डेमोक्रेसी को किसी भी रूप में फ़ायदा नहीं होने वाला है और आज नहीं तो कल लोग इससे ऊबेंगे। वो लोग ऊबना शुरू हो गए हैं और इसका बैकलैश होगा। इस पर लोग नाराज़गी जाहिर करेंगे। इसलिए उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया है, उनकी सीट बढ़ी है तो वो सरकार से इन सारे मसलों पर बात करें और वो करवाएं। क्या ऐसा संभव है जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा संभव है कि बजट में कास्ट इन्यूमरेशन को या जातीय जनगणना को शामिल किया जा सकता है? और किस तरह से कास्ट इन्यूमरेशन में जातीय जनगणना को शामिल किया जा सकता है? बजट में जातीय जनगणना की बात कैसे हो सकती है? राहुल गांधी का ये कहना कि बजट में जातीय जनगणना को नहीं शामिल किया गया है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। तो क्या इसी तरह की बात, इसी तरह के भाषण और इसी तरह के इंटरवेंशन की उम्मीद हमको नेता प्रतिपक्ष से करनी चाहिए? और क्या इन्हीं सब के बदौलत वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, इसलिए कि जब इस पर
निर्मला सीतारमण का बयान आएगा, आज तो उन्होंने जो चित्र दिखाया है उस पर उनका रिएक्शन देखने लायक था। और जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो समझ गया होगा कि कितनी बचकानी बात नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हो रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की एक गरिमा होती है और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है कि उनसे उम्मीदें इस तरह की जाती है। और ऐसा नहीं है, सब ने देखा है नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत सारे नेताओं को, और उनका व्यवहार किस तरह से था ये सबको मालूम है। लेकिन अगर इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष व्यवहार करते रहें तो वो अब तक के सबसे खराब नेता प्रतिपक्ष साबित होने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी, जिसके बारे में बोला जाता था, हालांकि उन पर नेता प्रतिपक्ष का वो नहीं मिला हुआ था, वो नेता लीडर ऑफ द हाउस थे, नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको इस तरह का वो था, बहुत सारे जगहों में जाते थे। उससे खराब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। आप अड्डा पर जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम और बेहतर वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।